सो गाइस आज से मैं एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ एंड हाँ मैं पिछली सीरीज को भी कंटिन्यू करूंगा एंड हाँ ये सीरीज काफी अच्छी होने वाली है। हमारा मेन कैरेक्टर एक ऐसे नोवेल के अंदर रिकार्नेट होता है जिसकी पूरी स्टोरी के बारे में उसे पहले से ही पता है। मैं तुम्हें इसके बारे में बस इतना ही बताऊंगा। तो अब हम देखेंगे वो इसी स्टोरी के अंदर जाकर क्या करता है, किस तरह से सर्वाइव करेगा, किस तरह से ग्रो करेगा और किस तरह से अपने पेट को टेम करेगा। वेल यही देखने वाले हम इस सीरीज के अंदर। तो फिर अब बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा प्रोटोगोनिस्ट हमें बताता है कि रिकार्नेशन एक घूमने वाले पहिए की तरह होता है। तुम इसके अंदर डॉग बन सकते हो, पिग बन सकते हो, कॉकरोच बन सकते हो या फिर कुछ और अगर तुम इन सभी चीजों को पार करके एक ह्यूमन के तौर पर रिबॉर्न होते हो तो इसका ये मतलब है कि तुमने उस घूमने वाले पहिए पर जीत हासिल करके सरवाइव कर लिया है। और अगर पॉइंट की बात करें तो तुम ये बोल सकते हो लक की वजह से मैंने भी वहाँ पर सरवाइव कर लिया। हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, अपने पास्ट लाइफ के अंदर ज्यादा काम करने की वजह से मैं मारा गया। सच में मेरी वो लाइफ बहुत ही ज्यादा बुरी थी और इस बार मैं जिस आदमी के बॉडी में रिकार्नेट हुआ हूँ वो एक नोबल का साइड कैरेक्टर है जिस नोबल को मैं रीड किया करता था। और इस कैरेक्टर की सबसे खास बात यह है कि ये विलन के हाथों पहले चैप्टर के अंदर ही मारा जाएगा और वो बदनसीब मैं हूँ जिसका नाम है हान सीहा। हमें हान के बारे में बताया जाता है ये एक एफ्रेन का टेमर है जिसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं। इसकी लाइफ काफी बेकार है, इसे ब्लैक मैजिक के अंदर काफी इंटरेस्ट है और करंट टाइम के अंदर वो इन्हीं सब चीजों के ऊपर रिसर्च कर रहा है। हमारा हान कुछ प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाता है इसलिए लास्ट में जाकर वो मारा जाएगा। अगर एबिलिटी की बात करें तो इसके पास माना 45, स्टेमिना 13, इंटेलिजेंस 20, प्रिफेक्शन 17 और चार्म 4। इसके अलावा अगर इसके डिस्पोजिशन की बात करें तो वो है नेचुरल ईविल। एंड हाँ इन सभी चीजों को देखकर वो काफी ज्यादा उदास था क्योंकि अगर उसने कुछ नहीं किया तो स्टोरी स्टार्ट होने के साथ ही वो मारा जाएगा। वो हमें बताता है ना केवल सिचुएशन बल्कि ये टाइम भी काफी टेरिबल है। मैं फिलहाल जहाँ पर हूँ वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पिक्स हैं और उनकी आवाज सुन के ही किसी की रूह कांप जाए। ये प्लेस है द एनिक्स ऑफ द डार्क मैजिशियंस का। एंड अगर मैं तुम्हें करंट सिचुएशन के बारे में बताऊं तो हान सीहा को एकेडमी के अंदर एडमिशन इस वजह से मिल गया था क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा था कि इसके पास इनेट माना है, लेकिन कुछ समय बाद इसके एकेडमी ने इसे बाहर निकाल दिया क्योंकि ये यूजलेस था। और इन सभी चीजों के होने के बाद वो ढूंढने लगा डार्क मैजिशियंस को। हम उसके सामने देखते हैं दो डार्क मैजिशियन को, जहाँ पर पहला मैजिशियन बोलता है आखिर ये है कौन। दूसरा मैजिशियन बोलता है चिंता मत करो, ये बस एक बच्चा है जो अंदर आना चाहता था। वेल ये आइडल एकेडमी से है तो मुझे लगता है ये हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। चलो बच्चे अंदर आ जाओ। यहाँ पर इन सभी बातों को सुनकर हान की काफी ज्यादा फट रही थी। वो हंसते हुए बोलता हाँ बिल्कुल। वो मैजिशियन बोलता है वैसे क्या तुम हमें ज्वाइन करने के प्रोसेस को जानते हो। हान बोलता है ऑफ कोर्स मुझे पता है। फिर वो अपने मन में सोचता है इसे ज्वाइन करने के लिए हमें ब्लड बहाना होगा और डार्क मैजिक की शपथ लेनी होगी। इसके अलावा अगर हमने इसे एक बार ज्वाइन कर लिया तो हम कभी भी इसे छोड़ नहीं सकते। आखिर मुझे सब बातें पता क्यों नहीं होंगी, जल्द ही ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा फेमस होगा जिसे कि इस नोवेल के मेन कैरेक्टर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। एंड अगर मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाता हूँ तो कुछ समय बाद मैं उन सभी हीरोज के हाथों मारा जाऊंगा और इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। हान जब ये बातें सोच रहा था तभी उसे नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाता है हान के नजरिए से सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है और फिर थोड़ी देर बाद उसे कोई नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाता है सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट। और यहाँ पर तुम्हारा सबसे पहला रिकमेंडेशन है डार्क मैजिशियन से बचो। अचानक ही अपने सामने ऐसे नोटिफिकेशंस को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, लेकिन वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही हान को वहाँ पर किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। इस आवाज को सुनकर हान के साथ में चल रहा मैजिशियन बोलता है क्या तुमने इस साउंड को सुना? अक्सर इस बेसमेंट के अंदर इसी तरह की आवाजें गूंजती रहती हैं। एंड हाँ अगर तुम्हें भी अपनी जिंदगी की परवाह है तो कभी भी यहाँ से भागने के बारे में मत सोचना। ये बोलकर वो दूसरी तरफ जाने लगता है। वही हान पीछे खड़ा होकर बोल रहा था हाँ बिल्कुल मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। उसके यहाँ से भागने के साथ ही हान भी भागते हुए सोचता है जल्दी मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा। वो काफी देर तक इसी तरह से भागता है और फिर रुकते हुए बोलता है मैं काफी देर से भाग रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे इस बेसमेंट का गेट नहीं दिख रहा। लेकिन इन सभी लाइट को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो गेट मेरे काफी करीब होना चाहिए। ये बोलने के साथ ही उसे अपने सामने दिखाई देता है एक बड़ा सा गेट जो जंजीर से बंधा हुआ था। वो इस गेट को खोल पाता उससे पहले उसके पीछे से एक आवाज आती है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। हम देखते हैं हान के पीछे दो मैजिशियंस को जो कि आपस में बात करते हुए बोल रहे थे वो बच्चा यहाँ से भागने का ट्राई कर रहा है, उसे ढूंढो। उसने कहा था कि वो आइडल एकेडमी से है, हो सकता है कि वो यहाँ पर स्पाई का काम करने के लिए आया हो। इसी तरह से बातें करते हुए वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हान पिलर के पीछे से बाहर निकलते हुए बोलता है तो फाइनली वो चले गए। वेल सबसे पहले मुझे इस गेट को खोलने की जरूरत है, ये बोलकर हान उसे खोलने
के लिए अपना पूरा दम लगाता है, लेकिन इसके बाद भी वो उस गेट को 1 इंच भी हिला नहीं पाता। वो अपने मन में सोचता है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ, वो है मेरी मेमोरी। मैं आज सभी को दिखाऊंगा कि एक बेकार हान सिया भी अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हालांकि हान के अंदर व्हाइट मैजिक का कोई भी टैलेंट नहीं, लेकिन वो माना के साथ पैदा हुआ था। उसके पास हाई अमाउंट में माना था, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि आखिरकार इसका यूज कैसे किया जाए। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मुझे बस इस माना को अच्छे से कंट्रोल करने की जरूरत है। जब प्रोटैगनिस्ट ली हान ने स्टार्टिंग में अपने माना को सीखना स्टार्ट किया था, उस समय उसने कहा था कि हमें अपने ब्लड और माना को अपने उंगलियों के बीच में फ्लो करना होगा। मैं भी ऐसा ही करूंगा और अगर मैं इसके अंदर सक्सेसफुल हो गया तो मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। फिर इसके बाद हान अपने माना का यूज करते हुए उस चेन को तोड़ने का ट्राई करता है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाता। हमारा थका हार हान अपने मन में सोचता है तो ऐसा लगता है अभी भी मेरे अंदर स्किल्स की काफी कमी है। यहाँ पर हान जब ये सब बातें सोच रहा था तब ये उसके पीछे देखते एक मॉन्स्टर के पैर को, और फिर उस मॉन्स्टर को जो कि धीरे धीरे हान की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर हान भी एक प्रेजेंस को सेंस करके अपने पीछे घूमते हुए बोलता है, नहीं वो लोग आ गए, अब मैं नहीं बचने वाला। फिर उसे अपने सामने दिखाई देता है एक मॉन्स्टर, जिसे देखते हुए वो आगे सोचता है तो यही मेरा एंड है। हान के सोचने के साथ ही हम देखते उस मॉन्स्टर को जो एक प्यारा सा फेस बनाकर आगे बढ़ता है और सीधा जाकर उसके पैरों को पकड़ लेता है। एंड हाँ, ये मॉन्स्टर बड़ा नहीं है बल्कि काफी छोटा, एक बिल्ली की तरह। इसे देखते हुए हान बोलता है, क्या एक रेप्टाइल? फिर वो उसे उठाते हुए आगे सोचता है, दिखने में तो ये बेबी ड्रैगन की तरह, लेकिन ये यहाँ पर क्यों है? हे बच्चे, तुम कितना भी प्यारा फेस क्यों ना बनाओ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाने वाला। हान की इस बात को सुनकर उस बेबी ड्रैगन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और इसी के साथ वो जोर जोर से चिल्लाने भी लगता है। उसकी ऐसी हरकत को देखकर हान उसे चुप कराते हुए बोलता है, शांत हो जाओ, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं जल्द ही पकड़ा जाऊंगा। इसके अलावा मुझे ऐसा कोई पेट नहीं चाहिए जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज ना हो। ये बोलकर हान सोचता है, नहीं रुको, मुझे इस सिचुएशन के अंदर इसकी पावर का यूज करना चाहिए। हान जब ये सोच रहा था तभी उसके सिस्टम में काफी सारे नोटिफिकेशन आते हैं जहाँ पर बताए जाते हैं कि तुम्हारा चार्म इंक्रीज हो गया। इसे देखकर हान थोड़ा हैरान हो रहा था कि तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, टेमिंग एबिलिटी अनलॉक हो चुकी है, क्या तुम इस सस्पिशियस हैचलिंग को टेम करना चाहते हो? हमें इसके बारे में पूरी तरह से नहीं बताया जाता, बस यही बताया जाता है कि एक सस्पिशियस सा बच्चा है जो थोड़ा फ्रेंडली है। एंड अगर इसके लेवल की बात करें तो वो है 2, माना 50, स्ट्रेंथ 60, एजिलिटी 35, इंटेलिजेंस 10। इसके अलावा इसके पास एक स्किल है जिसका नाम है फ्लेम ब्रेथ लेवल 1। इस बेबी ड्रैगन की पावर तो हान के मुकाबले काफी ज्यादा है। वो इसे देखते हुए सोचता है, अगर मैं उस मैसेज के हिसाब से देखूं तो मैं इस नोबल के हान के मुकाबले काफी स्ट्रांग हो जाऊंगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, यहाँ पर तो एक्सेप्ट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये हो सकता है मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा बोलना होगा जिससे मैं इस पेट को टेम कर सकूं। अगर यहाँ पर किसी को टेम करने की बात है तो मेरे पास बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, वेल मैं उसी को यूज करूंगा। मुझे यहाँ पर सबसे पहले इशारों से बात करनी होगी और फिर इसे भरोसा दिलाना होगा कि मैं इसके साथ हूँ। ये सोचकर हान बोलता है, तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हान के बोलने के साथ ही उसे बताया जाता है टेमिंग सक्सेसफुल। इसी नोटिफिकेशन के साथ हान का बीस्ट हवा में उड़ने लगता है और वो काफी ज्यादा ग्लो भी कर रहा था। एंड टेमिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो वापस से पहले की तरह नॉर्मल भी हो जाता है। इसे देखते हुए हान सोचता है, क्या टेम हो गया? मुझे लगता है मैं खुद ही इसके बारे में पता लगा सकता हूँ ये टेम हुआ कि नहीं। तो फिर ठीक है रेप्टाइल, मेरा पहला कमांड है, तुम इस लॉक को ओपन कर दो। हान का ऑर्डर पाने के साथ ही हमारा प्यारा रेप्टाइल आगे बढ़ता है और बस एक ही झटके के अंदर उस लॉक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसे देखते हुए हान बोलता है, रेप्टाइल तुमने सच में काफी बढ़िया काम किया, तो फिर चलो चले यहाँ से। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इस गेट को खोलकर यहाँ से बाहर निकलना है। हान जब खुश होकर ये बातें सोच रहा था तभी उसे यहाँ पर किसी के फुट स्टेप सुनाई देते हैं। उसके पीछे से कोई बोल रहा था, तो तुम चूहे यहाँ पर छुपे हो। इस आवाज को सुनकर हान सोचता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सभी चीजें काफी अच्छे से चल रही थी, मुझे कुछ भी करके बाहर निकलना होगा। सोचो सोचो, जल्दी सोचो, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ सोचने की जरूरत है कि आखिर मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूंगा। हम देखते हैं 2 असैसियंस को जो कि हान की तरफ ही आगे बढ़ रहे थे। फिर इसके बाद हान हमें बताता है कि जब कोई एकेडमी के अंदर एंटर करता है तो उसे सबसे पहले सिखाया जाता है सेल्फ डिफेंस मैजिक। ये एक ऐसा मैजिक है जो तुम्हारे चारों तरफ स्मोक कर देगा जिससे तुम्हें छुपने में मदद मिलेगी। और भले ही हान यानी मेरे पास कोई टैलेंट नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इसे सीखने में सक्सेसफुल रहा क्योंकि ये बेसिक है। हालांकि मैंने पहले कभी इसका यूज नहीं किया, लेकिन अब मुझे ये करना होगा। इसके लिए मुझे अपने एनर्जी को अपने फिंगर के ऊपर कंसंट्रेट करना होगा। हान यहाँ पर अपने एनर्जी को कंसंट्रेट करने का ट्राई कर रहा था जिसके अंदर उसे काफी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फाइनली वो ऐसा कर लेता है जिसकी वजह से उस पूरे एरिया के अंदर स्मोक ही स्मोक हो गई थी। इसे देखकर वो खुश होते हुए सोचता है, फाइनली ये काम कर गया। वहीं दूसरी तरफ से वो दोनों चिल्लाते हुए बोल रहे थे, बस्टर
चल तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। हान अपने पेट के साथ आगे बढ़ते हुए सोचता है नहीं तुम मुझे रोक नहीं सकते क्योंकि मैं तो निकल गया। फिर जब वो गेट को ओपन कर रहा था तब हम देखते हैं उसके पीछे जहाँ से एक एनर्जी उसी की तरफ आगे बढ़ रही थी और अगले ही पल को इस एनर्जी का यूज करके उसके गले को पकड़ते हुए बोलता है आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम सच में यहाँ से बाहर निकल सकते हो। वैसे हान की हालत काफी खराब हो चुकी थी, वो सोचता है नहीं मैं सांस नहीं ले पा रहा, तो सच में यही मेरा एंड है, मुझे लगा था मैं इसे बदल सकता हूँ। वो मैजिशियन बोलता है देखो तुम हार मान लो, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें बिना पेन के मार डालूंगा। हान सोचता है इन सभी चीजों से कुछ भी नहीं बदलने वाला, चलो जल्दी करो मुझे मार डालो। वैसे भी मैं डार्क मैजिक से बच नहीं सकता, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, यही है मेरी डेथ। मुझे कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था कि मैं सब कुछ बदल सकता हूँ लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सोचकर हान अपने पेट से बोलता है क्या तुम सच में मेरे साथ यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो? मुझे इसके लिए माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ही कमजोर हूँ और अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो प्लीज मेरी मदद करो। हान के इन सभी बातों को सुनकर उसके पेट रेप्टाइल या ड्रैगन जो भी कहो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो गुस्से में आगे बढ़कर अपने फ्लेम ब्रीथ का यूज करता है जिसकी वजह से वो जल रहा था और इसी के साथ उसके एनर्जी से बना हाथ भी गायब हो जाता है। अपने ड्रैगन की ऐसी पावर को देखकर हान सोचता है मैं तो भरोसा ही नहीं कर पा रहा कि सच में ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है। हम देखते हैं उसके पेट को जो काफी ज्यादा खुश था वो सीधा जाकर हान के कंधे पर बैठ जाता है। हान बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने सच में मेरी जान बचाई और जैसा कि मैं तुमसे कहा था मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा लेकिन उससे पहले हमें इस केव से बाहर निकलना होगा। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम कुछ घंटे बाद का सीन देखते हैं जहां पर हान डेजर्ट के अंदर अभी भी चल रहा था। वो आगे बढ़ते हुए सोचता है मैं लगातार कई घंटों से चल रहा हूं लेकिन फिर भी ये डेजर्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हम देखते हैं यहाँ पर उसके ड्रैगन की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। फिर इसके बाद हान को अपने सामने दिखाई देता है एक कैरेज को देखने के साथ ही वो चिल्लाते हुए बोलता है मुझे माफ करना लेकिन क्या आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं? वो कैरेज मैन बोलता है क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? हान अपने पास से किसी आइटम को बाहर निकालते हुए बोलता है वेल एक मिनट रुकिए। फिर वो अपने पास से बाहर निकालता है क्रेडिट कार्ड को और उसे दिखाते हुए बोलता है आखिर ये कैसा रहेगा? हान हमें बताता है ये कार्ड सिर्फ उसे ही दिया जाता है जिसे आइडल एकेडमी ने स्पॉन्सर किया हो और मुझे यकीन है ये इसे एक्सेप्ट करके मुझे लिफ्ट जरूर देंगे। वो कैरेज मैन बोलता है ठीक है अंदर आ जाओ। इस बात को सुनकर हान खुश होते हुए बोलता है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो कैरेज मैन आगे बोलता है वैसे आखिर तुम्हें जाना कहाँ है? इस बात को सुनकर हान सोचता है मैं कितना भी क्यों न भागूं लेकिन वो ब्लैक मैजिशियन मुझे ढूंढ ही लेंगे क्योंकि वो किसी भी हालत में ये नहीं चाहते कि उनकी इंफॉर्मेशन लीक हो। मुझे ढूंढने के बाद वो मुझे तुरंत ही मार देंगे, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं और यहाँ पर मेरे जिंदा बचे रहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेस है, इस नोबेल का मेन स्टेज यानी एकेडमी। ये सब सोचकर हान बोलता है प्लीज मुझे आर्मल एकेडमी के अंदर ले चलिए। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं आर्मल एकेडमी की एक टीचर को जो आर्मल एकेडमी को देखते हुए बोल रही थी जब भी मैं इसे देखती हूँ ये मुझे उतना ही अमेजिंग लगता है। एंड ये है आर्बेल एकेडमी की, कहीं आर्मल लिखा है तो कहीं आर्बेल लिखा है, कंफ्यूज मत होना आर्मेल या आर्वेल कुछ भी। ये है आर्बेल एकेडमी की सेकंड ईयर की प्रोफेसर सीलेन। वो अपने मन में सोचती हैं ये एकेडमी तो सच में लग्जरियस और शानदार है और यहाँ तक कि इस एकेडमी के सभी स्टूडेंट भी काफी हॉनरफुल हैं। फिर वो एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए आगे बोलती हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या है। हम देखते हैं हान को जो कि इस एकेडमी के अंदर एक कैरेज में बैठकर आया हुआ था। इसके अलावा उसके कपड़े भी फटे हुए और काफी गंदे थे। वो अपने मन में सोचती है आखिर ये स्टूडेंट है कौन जो हमारी एकेडमी को यूं गंदा कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ऐसा कोई स्टूडेंट यहाँ पर एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। सेमेस्टर के पहले दिन ही एकेडमी के डिग्निटी को धूल में मिला देना। ओ अब मैं समझी तो ये तुम हो हान सिहा। पैदा होने के बाद से ही तुम कभी भी मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकते और तुम फेल होने के कगार पर हो। टीचर के सोचने के बाद हम देखते हैं हान को जो अपने मन में सोच रहा था आखिर ये वुमेन है कौन, क्या ये इस एकेडमी की एक प्रोफेसर है? ये सोचकर वो टीचर से बोलता है क्या मैं लेट हो गया? प्रोफेसर सीलन बोलती हाँ थोड़े से। ये बोलकर वो सोचती है अगर कोई और होता तो मैं उसे डांट लगाती लेकिन मैं इसे कुछ भी नहीं कहने वाली क्योंकि मुझे किसी ऐसे बच्चे के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए जिसके पास कोई पोटेंशियल ना हो। वैसे भी ये चिंता करने के लायक ही नहीं है। इसके अलावा वैसे भी ये सच में काफी डरावना दिखता है। अगर मैं रूमर्स के हिसाब से सोचूं तो ये एक अजीब आदमी है जो रात में डॉल के साथ ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करता है। इसके किसी भी मामले में इन्वॉल्व होना मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। ये सब सोचने के बाद वो हान से बोलती है, ठीक है जल्दी करो अंदर जाओ। हान स्माइल करते हुए बोलता, हाँ इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगली बार मैं जल्दी आऊंगा। हान के ऐसे स्माइल को देखकर वो काफी हैरान हो गई थी। फिर हान यहाँ से निकल जाता और पीछे प्रोफेसर खड़ी होकर सोच रही थी। जबकि एक सेकंड ईयर है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये कुछ अलग करेगा। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग हान को देखकर आपस में बात करते हुए बोल रहे थे, क्या ये हान है? मैंने सुना कि आज वो एकेडमी के अंदर एक कैरेट से आया। सच में कितनी बेकार बात है, इसे तो एकेडमी के रेपुटेशन की बिल्कुल भी परवाह नहीं। इन सभी के बात को सुनते हुए हान सोच रहा था, डैम इट, ये सेमेस्टर का पहला दिन है और सभी लोग बस मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि सच में मुझे इस एकेडमी को छोड़ देना चाहिए। सभी लोग आगे हान के बारे में बात करते हुए बोलते हैं, मेरे ख्याल से उसे एकेडमी छोड़ देनी चाहिए, वैसे भी वो किसी काम का नहीं। हान सोचता, हाँ इन सभी ने सही कहा, मुझे तो अब तक एकेडमी से बाहर निकाल देना चाहिए था। ये हो सकता है किसी ने मेरे लिए सिफारिश की हो ताकि वो मुझे एकेडमी के अंदर रहने दें। वेल, जबकि हान सिया एकेडमी के सेकंड ईयर में पहुंच चुका है तो मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा, मैं यानी हान सिया खुद को और ज्यादा ऊपर लेकर जाऊं। वैसे भी मुझे इस नोबेल वर्ल्ड के अंदर खुद को सरवाइव करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो फिर चलो सबसे पहले सर्वाइवल्स गोल को दो भागों में डिवाइड करें। पहला, बिना कुछ बोले यहाँ पर चुपचाप सरवाइव करो। नोबेल के अंदर हान सिया एक थर्ड ग्रेड का बहुत ही वायलेंट विलन था और वो जब इस नोबेल के हीरो से मिला तो हीरो ने उसे जिंदा जमीन के अंदर दफनाकर मार डाला। और एकेडमी शुरू होने के बाद भी किसी को ये नहीं पता चला कि आखिरकार उसकी डेथ कैसे हुई। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक बुरा आदमी था जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ परेशान ही करता था। और चूंकि मुझे इन सभी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पता तो मुझे यहाँ पर हर एक काम काफी सावधानी से करना होगा। मैं जिंदा दफनाए जाने से अच्छा और ज्यादा मेहनत करना पसंद करूंगा और मुझे कुछ भी करके इस एकेडमी और अपने पूरे लाइफ के अंदर सरवाइव करना होगा। और अगर मैं हांसिया के बारे में बताऊं तो वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसके फालतू की हरकतों की वजह से उसकी फैमिली ने उसे अपनी फैमिली से बाहर निकाल दिया। वैसे मुझे इन सभी चीजों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर आरएमएल एकेडमी के डिग्री की बहुत ही ज्यादा मांग है। अगर मैं यहाँ से एक बार ग्रेजुएट हो गया तो मुझे अपनी लाइफ के अंदर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे इस नोबेल के हीरो के साथ फाइट करने की बजाय अपनी लाइफ को चुपचाप अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। और मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे मैं सरवाइव कर सकता हूँ। अगर मैंने कुछ भी गड़बड़ की तो मैं मारा जाऊंगा। हाँ, यहाँ पर जब ये सब बातें सोच रहा था तभी क्लासरूम का गेट ओपन होता है और क्लासरूम के अंदर एंटर करते हैं इनके प्रोफेसर। हाँ, इन्हें देखते हुए सोचता है तो ये वही है हमारे सेकेंड ईयर एंट्रेंस एग्जाम के इंचार्ज प्रोफेसर गिरिंट, मैजिक डिपार्टमेंट से। सभी लोग प्रोफेसर को देखकर आपस में बात करते हुए बोलते हैं, प्रोफेसर गिरिंट, इनका मैजिक कोई मजाक नहीं। मैंने सुना है कि इनका ऑरा बहुत ही ज्यादा इंटेंस है। हान अपने मन में सोचता है, प्रोफेसर गिरिंट का एंट्रेंस एग्जाम इतना ज्यादा मुश्किल था कि नोबेल के हीरो ली हान को काफी मुश्किल हुई इसे पास करने में। यहाँ पर सभी लोग यही बोल रहे थे कि प्रोफेसर कितने कूल हैं वगैरह वगैरह। तभी प्रोफेसर अपने छड़ी को जमीन पर मारते हुए बोलते हैं, सभी लोग शांत हो जाओ। तुम सभी को देखकर ऐसा लगता है कि इस बार सेकंड ईयर के स्टूडेंट काफी अच्छे हैं। वेल, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं जो फ्यूचर के अंदर काफी नाम कमाएंगे। हान सोचता, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा क्योंकि सभी मेन कैरेक्टर सेकंड ईयर में हैं और इस वजह से क्लास को पास करने में मुझे काफी प्रॉब्लम होगी क्योंकि मेरे सामने जितने स्टूडेंट होंगे वो सभी काफी टैलेंटेड होंगे। और इसका ये मतलब है कि मेरे लिए ये एकेडमी और ज्यादा मुश्किल होने वाली है। आरएमएल एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जहाँ पर 14 साल से 19 साल के बच्चों को इनरोल किया जाता है। यहाँ पर एकेडमी के अंदर हर किसी को 6 साल तक लर्न करना होता है। इसके बाद वो एक टैलेंटेड स्टूडेंट बनकर एकेडमी से बाहर निकलते हैं। इस एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाले हर एक स्टूडेंट की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ से ग्रेजुएट होना बिल्कुल भी आसान नहीं। केवल 10% स्टूडेंट ही बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ से ग्रेजुएट हो पाते हैं। यहाँ पर मैं ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि आखिर मैं किस तरह से ग्रेजुएट होऊंगा क्योंकि ये काफी मुश्किल होने वाला है। नोबेल के अंदर हांसिया ने डार्क मैजिक का यूज करते हुए खुद को काफी स्पीड से स्ट्रॉन्ग बनाया था, लेकिन जबकि मैंने यहाँ पर उन सभी चीजों को छोड़ने का डिसाइड किया है तो मेरे लिए ये काफी मुश्किल होगा। हाँ, जब ये सोच रहा था तभी प्रोफेसर गिरिंट आगे बोलते हैं, और बेशक यहाँ पर कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो एवरेज से भी बेकार हैं, इसलिए मैं उनसे सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूंगा, अगर सेकंड ईयर में आने के बाद भी तुम्हारे पास एबिलिटी नहीं तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रोफेसर के बात को सुनकर और उन्हें देखते हुए हान सोचता है, क्या ये सब मेरे बारे में बोल रहे हैं? प्रोफेसर आगे बोलते हैं, तो फिर ठीक है, अब मैं एंट्रेंस एग्जाम के शेड्यूल को अनाउंस करूंगा। ये बोलकर वो वापस से अपनी छड़ी को जोर से जमीन पर पटकते हैं। इसकी वजह से हम देखते हैं हान के सामने एक स्टेटस अपीयर हो चुका था जिसमें लिखा था, तुम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से 3 तरह के सब्जेक्ट राइटिंग एग्जाम और प्रैक्टिस एग्जाम को चूज करो। इसे देखते हुए हान सोचता, एक अनाउंसमेंट, क्या ये कोई
कोई इल्यूजन मैजिक है तो ये है आइडल एकेडमी के अंदर मैजिक का लेबल। इसके अलावा हम अपने एग्जाम को फ्रीली चूज कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि हम हर उस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं जिसमें हम अच्छे होंगे। इन सभी चीजों को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रोफेसर ग्रिंड का एंट्रेंस एग्जाम इतना आसान होगा। हान ये सोच रहा था तब प्रोफेसर ग्रिंड बताते हैं, मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि आखिर तुम लोग किस तरह के सब्जेक्ट को चूज करोगे। हर एक सब्जेक्ट के अंदर एक लिमिट है और बस उतने ही लोग उसे चूज कर सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि पहले आओ पहले पाओ। और तुम लोग क्या चूज करने वाले हो, ये एक रैंडम सिलेक्शन होगा। उनके बात को सुनकर हान सोचता है, रुको ये क्या है, एकेडमी के अंदर एक लॉटरी बॉक्स क्यों? प्रोफेसर आगे बताते हैं, मैं तुम में से हर एक के नाम को इस बॉक्स से बाहर निकालूंगा और जिसका नाम पहले आएगा उसी को पहले चूज करने का मौका मिलेगा। इस बात को सुनकर हान सोचता है, आखिर ये क्या मजाक है, क्या हम इसका फैसला किस्मत पर करने वाले हैं? क्योंकि मैं मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं जानता तो मुझे कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज करना होगा जिसके बारे में मुझे कुछ पता हो। लेकिन आखिर मैं क्या ही चूज करूंगा, मैंने तो ब्लैक मैजिक के पीछे अपना पूरा साल बर्बाद कर दिया। हान जब ये सोच रहा था तभी प्रोफेसर उस बॉक्स से एक नाम को बाहर निकालते हैं और फिर सभी को ये दिखाते हुए बोलते हैं, तो जो पहला पर्सन है वो है स्टूडेंट हान सिहा। इस बात को सुनकर हान खड़ा होते हुए सोचता है, तो फाइनली मैं बच गया। फिर इसके बाद हान आगे बढ़ते हुए सोचता है, मुझे सबसे पहले प्रैक्टिस के ऊपर से अपना ध्यान हटाना होगा क्योंकि मैं माना को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी के साथ चलो हम कुछ और कोर्सेज को भी छोड़ देते हैं जिसका नोबेल के अंदर मेंशन नहीं किया गया। हान यहाँ पर सभी कोर्सेज को देखते हुए सोचता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार सभी कोर्सेज के टाइटल इतने मुश्किल क्यों हैं। ये सोचने के साथ ही हान की नजर पड़ती है स्टडी ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड रिचुअल्स पर, जिसे देखकर हान सोचता है ये काफी ज्यादा मुश्किल है लेकिन मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। इसके अलावा ये एक थ्योरी है जिसे मैं लर्न करके मैनेज कर सकता हूँ तो फिर ये ठीक रहेगा। हान को देखकर सभी लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, देखो वो हाइड्रोलॉजी चूज कर रहा है, क्या सच में वो पागल हो गया है? दूसरा बंदा बोलता है, इसे छोड़ो, आखिर हमें इससे क्या करना है, ये तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। हान अपने मन में सोचता है, वेल मुझे यहाँ पर 2 और क्लासेस चूज करने की जरूरत है। ये सोचने के साथ ही उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है जिसे देखते हुए हान सोचता है, क्या सच में ये पॉसिबल है? उसके ये सोचने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं लाइब्रेरी के अंदर का सीन जहाँ पर हान किसी बुक को रीड कर रहा था। उस बुक को पढ़ते हुए हान सोचता है, ये तीनों सब्जेक्ट जिन्हें मैंने चूज किया है ये वेटरनरी साइंस के सिमिलर हैं। सबसे पहले मैं हाइड्रोलॉजी और रिचुअल्स के बारे में स्टडी करूंगा क्योंकि दिखने में हाइड्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स काफी यूनिक लग रहे हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर उन फार्मूला को भी अप्लाई कर सकता हूँ जिनके बारे में ऑफकोर्स मुझे पता है। तो फिर अगला है मॉन्स्टर एनाटॉमी, इसी के साथ बेसिक टेमिंग एंड बिहेवियरल, इसी के साथ बेसिक टेमिंग एंड बिहेवियरल स्टडीज। ये सोचकर हान यहाँ पर इन दोनों की बुक उठाता है और इसे रीड करने जा रहा था कि तभी उसे अपने बैग के अंदर से अचानक ही एक आवाज आने लगती है। हम देखते हैं उसके बैग के अंदर से हमारे बेबी ड्रैगन का हाथ बाहर निकल रहा था और फिर अगले ही पल बेबी ड्रैगन बाहर निकल कर उबासी लेने लगता है, जिसे देखने के साथ हान उसे वापस से बैग के अंदर घुसाते हुए बोलता है, नहीं तुम बाहर नहीं निकल सकते, तुम्हें अंदर ही रहना होगा। क्योंकि अगर सभी को ये बात पता चल गई कि हान सिहा जो मैजिक को भी यूज नहीं कर सकता उसने एक ड्रैगन को टेम किया है तो ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज बन जाएगी। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक दूसरे प्लेस का सीन जिसे देखते हुए हान बोल रहा था, तुम यहाँ पर जंगली की तरह दौड़ सकते हो। हमें बताया जाता है ये है आर्डनल एकेडमी का अंडरग्राउंड ट्रेनिंग डंजन। फिर वो इस डंजन के सामने खड़े गार्ड के पास जाकर उससे बोलता है, हमें अंदर जाने की टिकट दीजिए। हान को देखकर वो गार्ड बोलती, हाँ मैं इसे अभी कंफर्म करती हूँ। ये बोलकर वो सोच रही थी, भले ये ड्रैगन काफी छोटा है लेकिन फिर भी एक ड्रैगन को टेम करना बहुत ही मुश्किल है। ये सोचकर वो बोलती है, ठीक है तो फिर आप दोनों मुझे अपना नाम बताइए। हान बोलता है, मेरा नाम है हान सिहा, मैं 2nd ईयर स्टूडेंट हूँ। फिर वो अपने ड्रैगन से बोलता है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? हम देखते हैं यहाँ पर हान की बात को सुनकर उसका बेबी ड्रैगन काफी उदास हो चुका था क्योंकि हान ने तो उसे कोई नाम दिया ही नहीं। वो चिल्लाते हुए हान से ये बोलने का ट्राई करता है कि मुझे कोई नाम दो। उसके बात को सुनकर हान बोलता है, तो तुम एक नाम चाहते हो? वेल चूंकि तुम एक ड्रैगन हो तो फिर योंगारी कैसा रहेगा या फिर कारकोरोडोंटोसारा, ये नाम तो परफेक्ट है। यहाँ पर हान के ऐसे बातों को सुनकर उस ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हान बोलता है, क्या तुम्हें ये भी पसंद नहीं आया? सच में तुम्हारे अंदर बहुत ही नखरे हैं। वेल अगर ऐसी बात है तो फिर बासिलिस्क कैसा रहेगा? हान के इस बात को सुनकर बासिलिस्क काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी ये नाम काफी पसंद आया। यहाँ पर हान के बात को सुनकर वो गार्ड बोलती है, क्या बासिलिस्क? ठीक है मैं इसे रजिस्टर कर देती हूँ और इस डंजन में एक टाइम पर केवल और केवल 2 लोग ही जा सकते हैं। इसका मतलब करंट टाइम के अंदर तुम दोनों अकेले ही रहोगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और सर्विस है, अगर तुम चाहो तो यहाँ से कोई भी वेपन रेंट पर ले सकते हो। हान यहाँ से एक वेपन को लेते हुए सोचता है, मैंने वेपन के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, मेरे हाथ में जो आया मैंने उसे ले लिया। फिर वो बोलता है, ठीक है मैं तैयार हूँ तो फिर चलो इस गेट को
ओपन करो। हान के ये बोलने के साथ ही उसे और उसके ड्रैगन को टेलीपोर्ट कर दिया जाता है डंजन के अंदर, जहाँ अपने सामने के नजारे को देखते हुए हान बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता। हम उसके सामने देखते हैं एक सुंदर से फॉरेस्ट को, जिसे देखते हुए वो बोल रहा था ये तो सच में इंसेन है। फिर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जब वो अपने सामने की झाड़ी को हटाता है तब उसे अपने सामने दिखते हैं कुछ स्लाइम्स, जो कि ऑफ कोर्स एक लो लेवल के मॉन्स्टर्स हैं। हान इन्हें देखते हुए बोलता है बासलिस्क क्या तुम उन्हें देख सकते हो, तुम्हें इनके ऊपर अटैक करके इन्हें मारना है। हान के बात को सुनकर बासलिस्क काफी घबरा गया था, लेकिन अगले ही पल वो इन सभी के ऊपर अटैक कर देता है और इन्हें काफी आसानी से मार रहा था, जिसे देखते हुए हान बोलता है ऐसा लगता है जैसे ड्रैगन बासलिस्क के इंस्टिंक्ट्स अवेक हो चुके हैं। ड्रैगन सच में एक टेरिफाइड क्रीचर है जिनके सामने कभी कोई भी नहीं टिक सकता। वेल बासलिस्क के ऐसे पावर को देखने के बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हान जब ये सोच रहा था तभी एक स्लाइम उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे कि हान ने नोटिस कर लिया था और वो काफी मुश्किल से अपने शील्ड का यूज करते हुए इस स्लाइम के अटैक को ब्लॉक करता है। इस अटैक को ब्लॉक करने के बाद वो जो अपने सामने देखता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारे स्लाइम है जो उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी को अपनी तरफ आता देख हान ड्रैगन से बोलता है ओए क्या तुम तैयार हो? अगर तैयार हो तो फिर चलो इस बार भी वही करो जो हमने पहले किया था, इन सभी को पेस ऑफ केक की तरह डिस्ट्रॉय कर दो। इनकी बात को सुनकर बालिस्क आगे बढ़ता है और यहाँ पर यूज करता है अपने फ्लेम ऑफ ब्रेथ को, और इसकी वजह से उसके माउथ से एक ऐसी फायर निकलती है जो अपने सामने आने वाले हर एक चीज को एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। और यहाँ पर बालिस्क की ऐसी पावर को देखकर हान भी काफी हैरान हो चुका था। वो खुश होते हुए बोलता है सच में तुमने काफी बढ़िया काम किया। वेल तो फिर चलो इसी तरह से बाकियों का भी सफाया करें। हान के बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम कुछ घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। हान अपने कांपती हुई आवाज के साथ बोलता है तो क्या ये सब खत्म हुआ? सच में इन मॉन्स्टर से फाइट करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मैं बुरी तरह से थक गया। इसके अलावा एक ऐसा ड्रैगन जो मेरी बात को काफी अच्छे से समझता है और उसे मानता भी है। मेरे ख्याल से जब हम वापस जाएंगे तो मुझे इसे अच्छे से खिलाना होगा। हान यहाँ पर जब ये सब बातें कर रहा था तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। यहाँ पर एक लड़की चिल्लाते हुए बोल रही थी नहीं ये सही नहीं है। इस आवाज को सुनकर हान आगे बढ़ते हुए सोचता है क्या एक ह्यूमन की आवाज, लेकिन उसने तो ये कहा था यहाँ पर मेरे अलावा और कोई नहीं। हम यहाँ पर देखते हैं एक लड़की को और उसी के सामने उसके हेल हाउंड को, जहाँ पर वो लड़की चिल्लाते हुए बोल रही है तुम खिलवाड़ करना बंद करो, आखिर तुम कब तक इसी तरह से करते रहोगे, चलो जल्दी करो इन सभी स्लाइम्स को मार डालो। लेकिन उसका हेल हाउंड उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से उस लड़की को काफी गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है मेरी बात सुनो और चुपचाप यहीं पर खड़े रहो। हान उसे देखते हुए बोलता है क्या एक हेल हाउंड, मुझे नहीं लगता तुम्हें उसे इस तरह से ट्रीट करना चाहिए। हान के बोलने के साथ ही हम देखते हैं उस लड़की का हेल हाउंड उसे छोड़कर भागने लगता है, जिसे देखकर चिल्लाते हुए बोल रही है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा चुपचाप वापस आ जाओ। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लड़की अपने हेल हाउंड को ढूंढते हुए बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये बास्टर्ड भागकर कहाँ गया। वेल जो भी हो तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैं तुम्हें एक बार पकड़ लूं उसके बाद बताती हूँ। वो जब ये बातें बोलते हुए आगे बढ़ रही थी तभी उसे यहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि बोल रहा था गुड बॉय, बस इसी तरह से यहाँ पर बैठे रहो। इस आवाज को सुनकर वो जो अपने सामने की झाड़ी को हटाती है तब उसे दिखाई देता है हान उसका ड्रैगन और इसी के साथ में इसका हेल हाउंड जो कि हान के बगल में बैठा हुआ था। हान को देखकर वो लड़की सोचती है ये तो हान सिया है सेकंड ईयर से। हान बोलता है क्या ये हेल हाउंड तुम्हारा है? मैंने इसे पहले भी देख रखा है, लेकिन तुम जिस तरह से इसे कंट्रोल करना चाहती हो उस तरह से तुम कभी भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। हान के बात को सुनकर एडेला बोलती है क्या, मैं समझी नहीं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हान बोलता है कुछ समय पहले तुम मुझे काफी गुस्से में लग रही थी, इस तरह से तुम कभी भी एक हेल हाउंड को कंट्रोल नहीं कर सकती। इस बात को सुनकर वो गुस्से में सोचती है क्या ये हान मुझे एडवाइस देना चाहता है। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है एडेला के बारे में जो इस अर्थ की एक ऐसी मैजिशियन बनेगी जो कभी भी अपने थर्ड पोजीशन से नीचे नहीं गिरी, लेकिन इतना अच्छा टैलेंट होने के बावजूद एकेडमी के अंदर हर कोई इसे नजरअंदाज करता है क्योंकि एडेला एक कॉमनर है और इस एकेडमी के अंदर ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो इसके टैलेंट के बारे में जानते हैं। इसके अलावा मैं उस लॉटरी का बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ क्योंकि उसकी वजह से एडेला को एक ऐसा सब्जेक्ट मिला जिसके अंदर वो सबसे कमजोर है, बेसिक टेमिंग। एडेला अपने मन में सोच रही थी मुझे ये बात पता है मेरी टेमिंग स्किल काफी बेकार है, इसी वजह से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आई, लेकिन यहाँ पर तो मेरा अपोनेंट हान है जो अपने फर्स्ट ईयर के अंदर एक स्लाइम को भी कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने ऐसे रूमर्स के बारे में सुना है कि वो ब्लैक मैजिक से ऑब्सेस्ड है और मैंने भी लास्ट ईयर इसे देखा था, ये हमेशा उदासी में डूबा रहता है। लेकिन इस बार मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। देखते हान को जो काफी खुश था और इसी के साथ
साथ वो हेलाउंड भी हान के पास जाने के बाद काफी खुश था, मानो हान के पास किसी को टेम करने की एक्सीलेंट स्किल्स हो। एडेला हान से बोलती है, क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आखिर तुमने ये कैसे किया? हान बोलता है, कुछ खास नहीं, बस वैसे ही। वेल, ऐसा लगता है कि ये शांत हो गया, तो मेरे ख्याल से तुम्हें इसे ले जाना चाहिए। इस बात को सुनकर एडेला अपने हेलाउंड को उठाते हुए बोलती है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक। हान बोलता है, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक हेलहाउंड क्यों? पहली बार के मुकाबले इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है, तो तुमने इसे कंट्रोल करने का फैसला क्यों लिया? एडेला बोलती है, डिफिकल्ट मॉन्स्टर है, इस वजह से इसका स्कोर भी हाई है। मैं बेसिक टेमिंग के अंदर फर्स्ट प्लेस लाना चाहती थी, इसी वजह से मैंने ये चूज किया। हान बोलता है, ओ क्या ऐसी बात है, मुझे तो ऐसा लग रहा था तुम्हें मिट्टी में खेलना या फिर कुछ ऐसी चीजें पसंद हैं। यहाँ पर हान के बात को सुनकर एडेला गुस्से में सोचती है, आखिर इस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में कुछ ऐसा बोलने की। और मुझे यहाँ पर एक बात समझ नहीं आ रही है, एक नोबल है लेकिन फिर भी मुझसे कॉमनर की तरह बात क्यों कर रहा है? इसके अलावा इसके हाथों में ये क्या है? रुको, क्या ये एक ड्रैगन का बच्चा हो सकता है? तुम अभी सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर में हो, लेकिन इसके बावजूद तुम एक ड्रैगन को टेम कर सकते हो। हान सिया, मैं तुम्हारे बारे में जो कुछ भी जानती थी तुम उसके मुकाबले एकदम ही अलग हो। ये सब सोचने के बाद वो हमें बताती है कि आखिरकार मैं भी हान सिया के साथ चली गई, क्योंकि एक हेलहाउंड को टेम करने में किसी की मदद लेना ये उतना भी बुरा नहीं। फिर इसके बाद वो हान से बोलती है, तो तुम पहले यहीं थे ना? हान बोलता, हाँ तुमने सही कहा। फिर जब वो अपने सामने देखता है तब उसे दिखाई देते हैं कई सारे स्लाइम, जिन्हें देखते हुए हान बोल रहा था, ऐसा लगता है कि वापस से इन सभी चीजों को रीसेट कर दिया गया है। एडेला इसे देखते हुए बोल रही थी, तो ये है ट्रेनिंग ग्राउंड। वेल, तुम बस देखो, मैं अपने एक हिट के अंदर इन सभी चीजों को खत्म कर दूंगी। ये बोलकर वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है। दूसरी तरफ से वो स्लाइम्स भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। फिर एडेला उनमें से एक स्लाइम के ऊपर अटैक करती है और उसका अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो स्लाइम जमीन को चीरता हुआ काफी दूर तक जाता है। इसे देखते हुए हान बोलता, ओ तुम तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो, इंटरेस्टिंग। ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर इसलिए आई ताकि तुम जिंदे स्लाइम्स को दफना सको। हान के बात को सुनकर एडेला बोलती है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें भी उन्हीं के साथ दफना दूं? एडेला के बोलने के साथ ही हम देखते हैं उसके ऊपर अचानक ही कई सारे स्लाइम ब्लास्ट करते हैं और ये इस वजह से मरे क्योंकि हान ने अपने एरो का यूज करते हुए इनके ऊपर अटैक किया था। इन सभी को मारने के बाद हान बोलता है, ये तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाले थे तो मैंने इन्हें मार दिया। एडेला बोलती है, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मुझे पता था ये मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। हान बोलता है, क्या सच में? ये तो राहत की बात है। बेसिल, चलो चले यहाँ से। हान के बात को सुनकर एडेला सोचती है, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे पीछे मॉन्स्टर्स आए। इसके अलावा मैंने अभी जिस मैजिक एरो की एक्यूरेसी देखी, मुझे नहीं लगता कोई बिगनर ऐसा कर पाएगा। एडेला जब ये सब बातें सोच रही थी तभी अचानक यहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है, जिसे देखकर हान बोलता है, क्या इस डंजन के अंदर हमेशा से ही कुछ ऐसा था? एडेला बोलती है, नहीं मुझे नहीं पता। हम देखते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा ग्राउंड ही सेक कर रहा था, जिसे देखते हुए कोई बोलता है, हेडमास्टर इमरजेंसी, ये एक इमरजेंसी है। बिगनर ट्रेनिंग ग्राउंड डंजन में एक प्रॉब्लम हो गई। इस बात को सुनकर हेडमास्टर बोलते हैं, स्पेल के अंदर कोई खराबी आ गई है, मुझे बताओ फिलहाल उस डंजन में कौन है? इस बात को सुनकर वो बताता है, उस डंजन के अंदर फिलहाल दो लोग हैं, पहला एडेला और दूसरा हान सिया। हेडमास्टर बोलते हैं, क्या एडेला? मुझे लगता है कि हम उसे बचा सकते हैं, लेकिन हान सिया, उसके लिए बहुत ही देर हो चुकी है। एक ऐसा बच्चा जिसके पास कोई टैलेंट नहीं, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। उसके पास ऐसा कोई चांस नहीं कि वो उस डंजन के अंदर सरवाइव कर सके। इसके अलावा उस डंजन के फॉर्मूला में प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से उस डंजन का लेवल और उस डंजन के अंदर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स का लेवल हाईली इंक्रीज हो जाएगा। वहाँ पर हान सिया के बचने का कोई भी चांस नहीं और बेहतर होगा कि हम इस मामले को अच्छे से हैंडल करें। उन सभी के ये बोलने के बाद हम देखते हैं डंजन का सीन, जहाँ पर इन दोनों के चारों तरफ काफी सारे स्लाइम्स की लाशें पड़ी हुई थी। यहाँ पर इन सभी चीजों को देखकर एडेला चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर ये किस तरह के स्लाइम्स हैं? उन्होंने ग्राउंड को पूरी तरह जला दिया और हम कितनों को भी क्यों न मारे, लेकिन वो आते ही जा रहे हैं। मैं अगर एक बार यहाँ से निकल गई तो फिर मैं कभी भी यहाँ पर लौट कर नहीं आने वाली। इस बात को सुनकर हान अपने मन में सोचता है, हमारे ऊपर कुछ समय से लगातार स्लाइम का पूरा ग्रुप अटैक कर रहा है। सच में ये काफी सरप्राइजिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा इसकी टाइमिंग स्किल काफी बेसिक है, लेकिन इसके बावजूद ये एडवांस लेवल पर अर्थ मैजिक का यूज करते हुए सभी स्लाइम्स को मार रही है। तो इसका मतलब ये है एक अर्थ मैजिक के विजार्ड बनने की डिग्निटी। एडेला, इंटरेस्टिंग। मैंने ऐसी किसी लड़की को नहीं देखा जो बिगनर ट्रेनिंग में इस तरह से मॉन्स्टर्स को मार पाए। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ओरिजिनल स्टोरी के अंदर ये काफी काइंड हार्टेड थी। कोर्स ये थोड़ी चिड़चिड़ी है, लेकिन इसके बावजूद ये मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं भाग रही, मतलब ये थोड़ी अच्छी तो है। यहाँ पर हान को यूं खड़ा देख एडेला बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम फाइट करने के बजाय यूं चुपचाप खड़े होकर अपना सर क्यों हिला रहे हो? हान
बोलता है कुछ खास नहीं, मैं बस यहाँ पर टाइम को काउंट कर रहा था। अगर तुमने गौर किया हो तो डंजन के अंदर एंटर करने के बाद हमें 3 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। मुझे लगता है डंजन के अंदर कोई खराबी आ गई है। इसके अलावा क्या डंजन के बाहर वालों को अभी ये पता नहीं चला कि हम फंस चुके हैं? एडेला बोलती है बाहर सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट ही बीते हैं, तो हम ये कह नहीं सकते कि उन्हें हमारे बारे में पता है या फिर नहीं। उन्होंने इसे इस तरह से बनाया ताकि इस डंजन का टाइम बाहर के मुकाबले काफी स्पीड से बीते ताकि हम अच्छे से ट्रेनिंग कर सकें। हान घबराते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है और हम सरवाइव करना चाहते हैं तो फिर हमें कम से कम कुछ घंटों तक यहाँ पर टिके रहना होगा, लेकिन इन सभी मॉन्स्टर को देखकर ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। अगर मैं तुम्हें नॉर्मली बताऊं तो ये इम्पॉसिबल है। हान के बात को सुनकर एडेला गुस्से में बोलती है तुमने क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बातें करने की? क्या तुम यहाँ पर ये कहना चाहते हो कि हम बिना कुछ किए चुपचाप बैठ जाएं और अपनी मौत का इंतजार करें? हान बोलता है नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, तुम मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। एडेना बोलती है क्या टाइम, लेकिन किस लिए? हान बोलता है कुछ खास नहीं, बस तुम उन मॉन्स्टर्स को थोड़ी देर तक रोक कर रखो, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। एडेना बोलती है तुम ये चाहते हो कि मैं उन सभी मॉन्स्टर को रोक कर रखूं, लेकिन उस बीच तुम क्या करोगे? हे मेरी बात सुनो, आखिर तुम मुझे इस तरह से इग्नोर क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ। वेल अगर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते इसके बावजूद मैं सरवाइव करने के लिए अपनी पूरी पावर लगाऊंगी। और हाँ, अगर तुमने सच में इसके बाद भी कुछ भी नहीं किया तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। उसके बाद को सुनकर हान सोचता है वेल जैसा कि मैंने सोचा था, ये सच में कोई बुरी लड़की नहीं। फिर हान ब्लेकी से बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक प्लान है, तो हम सभी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। फिर हान आगे बढ़ता है कैसे झाड़ी की तरफ जो कि अंधेरे में ग्लो कर रही थी। एंड हाँ, ये एक ऐसी झाड़ी है जिसे तुम बैरियर के तौर पर यूज कर सकते हो। हान हमें बताता है कि पहले वाले हान ने इसका यूज करने का ट्राई किया था लेकिन वो बुरी तरह फेल हो गया। फिर हान वो झाड़ी ब्लेकी को दिखाते हुए बोलता है तुम्हें इस तरह के जो भी चीजें दिखती है उन्हें मेरे पास ले आओ। हान के बात को सुनकर ब्लेकी उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाता है। वहीं हान पीछे खड़ा होकर सोच रहा था। हानसिया ने इसे यूज करने का ट्राई किया जिसकी वजह से उसे एक कर्ज मिला, लेकिन अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं लगता वो बेवकूफ सच में इसे यूज करने के लायक था। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर एडेला लगातार सभी स्लाइम्स को मार रही थी। वो फाइट करते हुए सोचती है मैंने बहुत ही ज्यादा मैजिक का यूज कर लिया और अब यही मेरी लिमिट है। अगर इतने टाइम के अंदर हान ने कुछ नहीं किया होगा तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। एडेला जब ये बात सोच रही थी तभी हान चिल्लाते हुए बोलता है ठीक है वो पूरा हो गया, अब तुम जल्दी से इस बैरियर के अंदर आ जाओ। उस बैरियर को देखते हुए एडेला बोलती है आखिर ये क्या है? हान बोलता है अभी इन सब सवालों का टाइम नहीं है, जल्दी करो इसके अंदर आ जाओ। फिर हान हमें बताना स्टार्ट करता है बैरिकेड बनाओ और उसके बाहर के सभी मॉन्स्टर्स को मार डालो। लेकिन पिछली बार हानसिया इस वजह से फेल हुआ क्योंकि उसने 2 पॉइंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया और वो था फायर मैजिक का एम्प्लीफिकेशन। लेकिन मेरे पास अब दोनों चीजें हैं, एक बैरियर भी और फायर भी। फिर इसके बाद हान धीरे से अपने स्टिक को उठाकर यहाँ पर मैजिक को यूज करना स्टार्ट करता है। हम देखते हैं उसके स्टिक के अंदर से मैजिक बाहर निकल रही थी और धीरे धीरे करके वो मैजिक एरोस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसे देखते हुए हान सोच रहा था तो ये काम कर गया, मुझे बस इतना ही करना था। अब मैं इस मैजिक एरो के अंदर फायर को भी ऐड कर दूंगा। ये सोचकर वो ब्लेकी से बोलता है ब्लेकी अब तुम्हारी बारी। हम देखते हैं यहाँ पर हान के और ब्लेकी के दोनों की आंखों से एनर्जी बाहर निकल रही थी जो कि सीधा जाती है उस एरो के अंदर और देखते ही देखते वो एरो फायर एरो के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद ये हवा में ब्लास्ट होकर छोटे छोटे आग के गोलों के तौर पर जमीन पर गिरने लगते हैं। एंड हाँ, यही था हमारे हान का लिमिटेड मूव, ये जिसके ऊपर गिरेंगे वो मॉन्स्टर तुरंत ही मारा जाएगा। इसे देखते हुए एडेला सोच रही थी क्या सच में ये मैजिक हान ने किया। हान बताता है कि इस एरिया के चारों ओर काफी ज्यादा कीचड़ पड़ा है जिसके अंदर एक्सप्लोडिव प्रॉपर्टीज हैं और इस वजह से ये आग जैसे ही जमीन पर गिरेगी उस एरिया के अंदर मौजूद सभी मॉन्स्टर मारे जाएंगे। मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बस थोड़े से फ्लेम का यूज करना है और सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। एडेला बोलती है तो ये बैरियर तुमने इसी वजह से बनाया ताकि वो फायर अंदर ना आए। नाइस, मुझे अब पता चला ये सभी वाइन फायर रेजिस्टेंस हैं। हान बोलता है तुमने सही कहा। वेल जब तक ये मॉन्स्टर मरते हैं तब तक चलो थोड़ा आराम कर लें। एडेला अपने मन में सोचती है सभी लोग इसे नकारा जानते हैं लेकिन ये वो पर्सन है जिसने मुझे बचाया। आइडल एकेडमी के नोबल कभी भी इस चीज की परवाह नहीं करते चाहे मैं जिंदा रहूं या फिर मर जाऊं, लेकिन इसने मुझे बचाया, आखिर इसका मोटिव क्या है? वो ये सोच रही थी तभी हान बोलता है आखिर तुम मुझे यूं घूर क्यों रही हो, तुम्हें तो मेरे लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। एडेला बोलती हाँ मैं बस थोड़ी सी ग्रेटफुल हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। हान बोलता ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम मेरे लिए ग्रेटफुल हो। वेल अगर ऐसी बात है तो फिर क्या तुम मेरे
ऊपर एक फेवर करोगी। इस बात को सुनकर एडेला बोलती है क्या एक फेवर, अगर मैं वो कर सकती हूँ तो मैं उसे करने का ट्राई करूंगी, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो नहीं करना चाहिए तो तुम भूल जाना, मैं वो नहीं करूंगी। हान बोलता है तुम इस बात को सीक्रेट रखना कि मैंने तुम्हारे हेल हाउंड को एक ही बार में टेम कर लिया, यहाँ पर कई सारे स्लाइम्स को मारा, इसके अलावा इस बैरियर के बारे में भी। आज तुमने यहाँ पर जो कुछ भी देखा उसके बारे में किसी को ये नहीं बताओगी कि मैं कितना ग्रेट हूँ। इस बात को सुनकर एडेला सोचती है इसने यहाँ पर सब कुछ सही कहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये इसे हाइड क्यों करना चाहता है, कुछ तो गड़बड़ है। आखिर ऐसा कौन ही पर्सन होगा जो अपने अचीवमेंट को हाइड करना चाहेगा। फिर इसके बाद हान हमें बताता है कि उन मॉन्स्टर को मारने के कुछ समय बाद ही वहाँ पर टीचर्स आ गए और डंजन क्लियर हो गया। ज्यादातर प्रोफेसर इस बात को लेकर परेशान थे कि आखिर डंजन में एरर आया क्यों। हम देखते हैं हान को जो कि आराम से बैठकर सोच रहा था वेल अगर मैं कुछ आइटम्स को इकट्ठा कर लूं तो शायद ये मेरे लिए फ्यूचर में काफी काम आएंगे। और यहाँ पर इससे भी एक इम्पोर्टेंट बात है, हम देखते हैं यहाँ पर हमारे बेसिलिस्क एट्रेक्स का लेवल जो कि अब 5 हो चुका है, माना 53, स्ट्रेंथ 63, एजिलिटी 38, इंटेलिजेंस 13, फायर ब्रेथ लेवल 3, माना डिफेंस लेवल 3 और टॉक्सिक रेजिस्टेंस वो भी लेवल 2। इन सभी चीजों को देखते हुए हान सोचता है डंजन के अंदर फाइट करने की वजह से इसके फायर ब्रेथ का लेवल इंक्रीज हो गया। इसके अलावा उन स्लाइम्स को मारने के बाद इसे कुछ नई स्किल्स भी मिली हैं। मुझे पता नहीं कि ये ड्रैगन उस डार्क मैजिशियन बेसमेंट के अंदर क्या कर रहा था, लेकिन अब ये मेरे साथ है। इसके अलावा इसका टैलेंट एक नॉर्मल ड्रैगन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। अमेजिंग ग्रोथ रेट, बेस्ट फायर कंट्रोल एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे यकीन है कि ये ड्रैगन एक दिन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर बनेगा। ये सब सोचने के बाद वो एट्रेक्स को बुलाते हुए बोलता है छोटे शैतान तुम्हारी देखभाल करने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। इसके अलावा क्या तुम्हें ये पता है कि आखिर ये है क्या। हम देखते हैं हान के हाथों में एक स्लाइम ऑर्ब को जो कि उसे स्लाइम मारने के बाद मिला है। हान इसे देखते हुए सोचता है एडेला ने इसे कचड़े की तरह समझा, लेकिन सच में ये काफी पावरफुल आइटम है। वो एट्रेक्स से बोलता है एट्रेक्स क्या तुम्हें टेस्टी नहीं लग रहा, चलो जल्दी करो एक बार इसे ट्राई करो। यहाँ पर हान के बातों को सुनकर एट्रेक्स का मुंह बन जाता है। वही हान आगे बोल रहा था क्या हुआ, क्या सच में तुम्हें टेस्टी नहीं लग रहा, कम से कम एक बार ट्राई तो करो। अगर तुमने इसे इस बार नहीं खाया तो तुम्हें लाइफ के अंदर कभी भी स्वाद का पता नहीं चलेगा। ये बातें बोलकर हान सोचता ऑफ कोर्स मैंने इसे पहले कभी ट्राई नहीं किया और ना ही कभी ट्राई करूंगा। हान के फोर्स करने की वजह से एट्रेक्स उसे मजबूरी में खा लेता है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं वो साइड में जाके उल्टी कर रहा था क्योंकि उसे बहुत ही बेकार लगा। इसे देखते हुए हान सोचता है वेल तुम्हें ये पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी जबकि तुमने इसे खाया है तो फिर इसका मतलब तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे। हम देखते हैं यहाँ पर एट्रेक्स का माना और उसका टॉक्सिक रेजिस्टेंस वो 1 पॉइंट से बढ़ चुके थे। हान हमें बताता है कि इस ऑर्ब के अंदर काफी ज्यादा पावर है और जो भी इसे खाएगा उसके स्टेटस बूस्ट हो जाएंगे। अगर हम माना के स्टेटस को नॉर्मली बढ़ाएं तो उसमें बहुत ही टाइम लगेगा, लेकिन इसे खाकर तुम बहुत ही आसानी से उसे इंक्रीज कर सकते हो। और मुझे यकीन है कि एट्रेक्स ने भी इसे नोटिस किया होगा। हम देखते हैं एट्रेक्स को जिसे भले ही स्वाद बेकार लगा था, लेकिन जबकि इससे पावर बढ़ती है तो फिर वो बिना रुके इसे लगातार खाने लगता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। और वो यहाँ पर जैसे जैसे उन ऑर्ब को खा रहा था उसके स्टेटस भी उसी तरह से इंक्रीज हो रहे थे, जिसे देखते हुए हान सोच रहा था ओ ये स्टेटस बढ़ने की आवाज ये सच में काफी सेटिस्फाइंग है। और हान यहाँ पर जब ये सब बातें सोच रहा था तभी बाहर से कोई नॉक करता है उसका दरवाजा। फिर हम देखते हैं एडेला को जो गुस्से में गेट ओपन करते हुए बोलती है हान सिहा तो तुम यहाँ पर हो। हान इसे देखते हुए सोचता है क्या ये छोटे बालों वाली, इसे भी डीन ने अपने ऑफिस के अंदर कुछ आइटम्स देने के लिए बुलाया था एंड ऐसा इस वजह से क्योंकि सभी के हिसाब से इसने उस डंजन को क्लियर किया। एडेला बोलती है क्या सच में तुम्हें इसकी परवाह नहीं कि पूरा अचीवमेंट मुझे मिला। वहाँ पर सभी को ये लगता है वो बैरियर और फायर मैंने लगाया, इस वजह से सभी लोग मेरी और ज्यादा इज्जत करने लगे हैं। क्या सच में तुम्हें इन सभी चीजों की परवाह नहीं। हान बोलता है क्या तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही कहने के लिए आई हो। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे सच में इसकी परवाह नहीं। और हाँ तुम थोड़ा स्लो बोलो क्योंकि तुम्हारी आवाज सुनकर मेरे कानों में दर्द होने लगा। ये बोलकर हान सोचता है आइटम्स के मुकाबले अपनी लाइफ को सेव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सभी को यही पता है कि हान सिया उस डंजन के अंदर कुछ भी नहीं कर पाया और फेल हो गया। अगर सभी को पता चला कि उन मॉन्स्टर्स को मैंने मारा है तो फिर वो सभी ये रूमर्स उड़ाएंगे कि मैंने वहाँ पर ब्लैक मैजिक का यूज किया और मैं इस नोबेल के अंदर इस तरह से तो बिल्कुल भी फेमस नहीं होना चाहता। हान ये सोच रहा था तभी एडेला बोलती है वेल मैं ये चाहूंगी कि तुम इस बात को अपने तक ही रखना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब इन सभी चीजों के बाद किसी को इस बारे में पता चले। हान बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं इन सभी चीजों के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताने वाला। वैसे मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर तुम हो कौन। इस बात को सुनकर एडेला चिल्लाते हुए बोलती है तुमने क्या कहा, तुम्हें सच में ये नहीं पता कि आखिर मैं कौन हूँ। हान बोलता हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, वैसे क्या मुझे जानने की जरूरत है कि तुम हो कौन।
वेल चलो मैं पूछ ही लेता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? एडेला बताती है मैं हूँ एडेला, एडेला स्टीवा। इस बात को सुनकर हान बोलता है ओ मैं समझ गया, तुम हो एडेला स्टीवा। फिर वो हमें बताता है एडेला के बारे में जो फ्यूचर में चलकर इस पूरे वर्ल्ड की एक ग्रेट मैजिशियन बनेगी और आइडल एकेडमी के अंदर ये टॉप 3 में भी आएगी। और यही वो मेन कैरेक्टर है जिसने हांसिया को जिंदा दफना दिया था। एडेला बोलती है वैसे जब तुम मुझे देखते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? एडेन सोचता है मुझे लगता है कि तुम वो हो जो मुझे फ्यूचर में मार डालेगी। सच में मेरे माइंड के अंदर वापस से यही सब चलने लगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं थोड़ी देर के अंदर मारा जाऊंगा। मैं सच में बहुत ही बड़ा पागल था, मैंने अपनी मौत को टाइम से पहले ही अपने पास बुला लिया। हान को यूं सोचता देख एडेला बोलती है वेल जब तक तुम इसके लिए कोई सिंपैथी नहीं दिखाते तब तक ये ठीक है। वैसे क्या तुम खुद को कभी मिरर में देखते हो? एक बार मिरर के पास आकर देखो कि तुम कैसे दिखते हो। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि तुम जैसा कोई पर्सन ऐसी हालत में कमरे से बाहर कैसे निकल सकता है। एडेला के बात को सुनकर हान जब खुद को मिरर में देखता है तब वो खुद भी डर जाता है। वो घबराते हुए सोचता है रुको ये कौन है, आखिर ये गंदा चेहरा है किसका? सीरियसली क्या मैं इतना बेकार दिखता हूँ? ओ शायद यही रीजन है जिसकी वजह से लोग मुझसे दूर भागते हैं और नफरत करते हैं। ये सब सोचकर हान बोलता है वेल मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मुझे अपने बालों के साथ कुछ करने की जरूरत है। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं क्लासरूम का सीन जहां पर अभान भी पहुंच चुका था। सभी लोग इसे देखकर आपस में बात करते हुए बोलते हैं रुको आखिर ये है कौन? क्या ये सच में हमारी क्लास में पढ़ता है? इसके हेयर के कलर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये हान हो। नहीं ये नहीं हो सकता, आखिर ये लड़का हान कैसे हो सकता है? हम देखते हैं हान को जो अपने बाल को सेट करने के बाद काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था और पूरी क्लास इसे देखते हुए सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, ये दिखने में पूरा अलग पर्सन है। इन सभी के बातों को सुनते हुए हान सोच रहा था मैं तुम सभी की बातों को काफी आराम से सुन सकता हूँ। हान के सोचने के साथ ही उसके पास कोई आते हुए बोलता है क्या तुम सच में हान सिया हो? क्या तुमने खुद को बदलने के लिए किसी मेथड का यूज किया या फिर कुछ और? अगर तुमने ऐसे किसी चीज का यूज किया हो तो प्लीज मुझे भी बताओ, मैं भी उसे यूज करना चाहता हूँ। इसे देखते हुए हान सोचता है यह है क्रीक एक कॉमनर। अगर मैं अपने मेमोरी के हिसाब से बताऊं तो कॉमनर होने के बावजूद इसके पास एक अच्छा टैलेंट था और इसी का यूज करते हुए उसने हान को बहुत ही ज्यादा परेशान किया, बिल्कुल एक स्लेव की तरह। क्रीक हान से बोलता है बताओ ना क्या तुम्हें बोलने में शर्म आ रही है? वेल तुमने भले ही अपने बाल कटवा लिए हैं लेकिन इसके बाद भी तुम्हारे बोलने का तरीका नहीं बदलेगा। उसके बाद को सुनकर हान बोलता है क्या मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता? क्रीक चिल्लाते हुए बोलता है क्या बाल कटवाने के बाद तुम्हारा दिमाग भी खराब हो चुका है? हान बोलता है किसी चीज को इग्नोर करना या ना करना ये मेरी मर्जी और मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं जिससे मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करूं। क्रीक चिल्लाते हुए बोलता है मुझे लगता है तुम सच में पागल हो चुके हो। एक ऐसा लड़का जिसे उसकी फैमिली ने छोड़ दिया वो कुछ भी नहीं कर सकता, तुम बस यहाँ पर बातें कर सकते हो और कुछ नहीं। उसके बाद को सुनकर हान बोलता है बकवास मत करो, अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को है तो बोलो। फिर हान यहाँ पर एट्रेक्स को बुलाते हुए बोलता है एट्रेक्स चलो जल्दी करो बाहर आ जाओ, इसके अलावा मैं तुम्हें बोलने का एक और मौका देता हूँ। हान के पेट को देखते हुए सभी लोग बोल रहे थे रुको ये तो एक ड्रैगन है, क्या सच में ये रियल है? मुझे समझ नहीं आ रहा इस जैसे टैलेंटलेस पर्सन को ऐसा कोई पेट कैसे मिल सकता है? वहीं क्रीक भी इसे देखते हुए बोल रहा था मैंने सुना है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें बाहर निकाल दिया लेकिन शायद इसके बावजूद अभी भी तुम्हारे पास काफी सारे पैसे हैं। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे का यूज करते हुए तुम एक ड्रैगन को टेम कर सकते हो? हान सोचता है मैं यहाँ पर एक शांत और केयरफुल लाइफ जीना चाहता था लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आकर मुझे पीट कर चला जाए। ये सोचकर हान बोलता है बेवकूफ कॉमनर। अब यहाँ पर हान के मुंह से इस तरह की बात को सुनकर क्रीक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो चिल्लाते हुए बोलता है तुमने अभी क्या कहा? हान सोचता है सच में कोई भी तुम्हें काफी आसानी से प्रवोक कर सकता है, ये सच में बिल्कुल भी अजीब नहीं। मैंने तुम्हें प्रवोक करने के लिए 2 शब्द कहा और तुम सच में पागल हो गए। फिर हान क्रीक से बोलता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता ये ड्रैगन चुपचाप मेरे सामने बैठा है, इसका मतलब मैं इसे पहले ही टेम कर चुका हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस बात से डर रहे हो कि ये ड्रैगन सच में तुम्हें काट लेगा? चिंता मत करो मैं इतना बुरा भी नहीं, मैं यहाँ तुम्हारी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाऊंगा। अपनी ऐसी इंसल्ट को देखकर क्रीक चिल्लाते हुए बोलता है तुम पागल बास्टर्ड, तुम्हें शायद ये पता नहीं कि कब कहाँ और क्या बोलना चाहिए। हान बोलता क्या मेरी बातों से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वेल अगर ऐसी बात है तो फिर इसे सुलझाओ। सेमेस्टर एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट के साथ हम देखेंगे कि आखिर उसमें कौन जीतता है, फिर इसके बाद सब कुछ तय किया जाएगा। हान के बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो याद करता है क्रिक की बात को। क्रिक चिल्लाते हुए हान से बोल रहा था अगर तुम हार गए तो तुम्हें कुत्ते की तरह भौंकना होगा। उसकी बात को याद करते हुए हान सोच रहा था चूंकि वो आसानी से मान गया इसलिए हमने बेट लगाई। अब मुझे बस उस दिन का इंतजार है जब वो कमीना मेरे
सामने भोंकेगा। पिछली बार यहाँ पर हान की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट हुई थी, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब मैं दिखाऊंगा कि आखिर ये हान है कौन। यहाँ पर हान जब ये बात सोचते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी कोई पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है, हान मैंने सुना है कि इस बार तुमने क्रीक के साथ एक बेट लगाई। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि तुम एंट्रेंस एग्जाम में पास हो सकते हो या फिर नहीं। वहीं उसके साइड में खड़ा लड़का बोलता, आखिर तुम उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हो। मुझे यकीन है ये बेट हार कर सभी के सामने कुत्ते की तरह भौंकेगा। इन दोनों की बात को सुनकर हान सोचता, इस वर्ल्ड के अंदर एक जैसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते, यहाँ पर तुम्हें हर तरह के लोग मिल जाएंगे। ये सोचकर हान बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़का बोलता है, आखिर तुम क्या पूछ रहे हो। हान बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। वो बताता है, मैं हूँ एक ग्रेट पर्सन फेबियन डेन एडविन। लेकिन आखिर तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो। इसके नाम को सुनकर हान सोचता, हाँ ये नाम मुझे याद आया। ये एक ऐसा रॉयल है जो अपने पावर का यूज करते हुए अपने से कमजोरों को परेशान करता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये उन लोगों को परेशान करता है जो इसके लिए बिल्कुल भी काम के नहीं। फिर हान एट्रेक्स से बोलता है, एट्रेक्स सच में जाओ, इस बार उसके ऊपर अटैक करो। हान के बात को सुनकर एट्रेक्स पहले प्यार से उसकी तरफ देखता है और फिर अगले पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और हमें इस एकेडमी के अंदर सुनाई जाती है तो सिर्फ और सिर्फ चीखें। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हान और एडेला एक साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। हान के साथ प्रैक्टिस करते हुए एडेला बोलती, हान आजकल तुम्हारे बारे में काफी सारे रूमर्स फैल रहे हैं। भले ही तुम्हें बाकी लोगों की परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें रॉयल्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो इससे तुम्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ऐसा मत करना। हान बोलता है, मुझे परवाह नहीं, वैसे भी उन्होंने पहले मेरा मजाक उड़ाया। इस बात को सुनकर एडेला सोचती है, स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो बस कॉमनर को ही परेशान करता है, लेकिन उसने तो एक नोबल को भी नहीं छोड़ा। इंटरेस्टिंग, इसका ड्रैगन तो किसी को भी काटने के लिए तैयार है। ये सोचकर एडेला बोलती है, वैसे क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है, क्योंकि अब सभी के सभी लोग तुम्हारे अगेंस्ट हो चुके हैं। इसके अलावा तुमने ना केवल लोगों को परेशान किया, बल्कि तुमने क्रीक के साथ एक बेट भी लगा रखी है, तो तुम क्या करोगे। तुम मैजिक का यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें एग्जाम के अंदर क्रीक से फाइट करनी होगी। फिर वो हान की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलती है, सच में ये बहुत ही बड़ी लापरवाही है। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करती तो तुम ये सब कैसे करते। हान बोलता है, तुमने सही कहा, तुम मैजिक के अंदर मेरी मदद कर रही हो और मैं मॉन्स्टर टेमिंग के अंदर तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। एडेला बोलती है, क्या ही फर्क पड़ता है, तुम डुअल के अंदर जो करोगे सिर्फ और सिर्फ वही मायने रखेगा। इसके अलावा अगर तुम यहाँ पर मुझे डिफीट कर सकते हो, इसका मतलब तुम क्रीक को भी डिफीट कर पाओगे। हान बोलता, हाँ तो फिर हारने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं इस बार नहीं हारने वाला। फिर इसके बाद ये दोनों यूज करते हैं यहाँ पर अपने मैजिक को। हान ने अपने मैजिक का यूज करते हुए एक सील को क्रिएट किया था, वहीं एडेला अपने अर्थ मैजिक का यूज करते हुए आगे बढ़ रही थी हान पर अटैक करने के लिए। फिर इसके बाद हम देखते एक ब्लास्ट को, जिसके साथ इन दोनों का डुअल एंड होता है। इसी के साथ धीरे धीरे टाइम बीतता है और अब वो दिन आ चुका था जिस दिन होगा इनका टेस्ट। यहाँ पर एडेला ने पहले ही टेस्ट दे दिया था, वो बन चुकी थी मैजिक डिपार्टमेंट की स्टूडेंट। इसने अपने मिशन को 5 मिनट 31 सेकंड में पूरा किया और इसे मिले थे ग्रेड ए, जिसे देखकर एडेला खुश होते हुए बोलती है, सच में प्रोफेसर तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया। और मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर प्रोफेसर नाम है एडेला के पेट का। हान एडेला को देखते हुए सोच रहा था, तो फाइनली इसने अपने टेस्ट को पूरा किया। मैंने इसे बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कराई और इसने काफी आसानी से इन सभी चीजों को पूरा कर लिया। मैं यहाँ पर इसे टेम इस वजह से कर पाया क्योंकि मेरे पास मेरे पास्ट लाइफ की मेमोरी थी, लेकिन एडेला के लिए ये एक नई बात है जो उसने सीखी। हान जब ये बातें सोच रहा था तो प्रोफेसर चिल्लाते हुए बोलते, हान अब तुम्हारी बारी। इस बात को सुनकर हान बोलता, हाँ मैं तैयार हूँ। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है ये एग्जाम एक मैजिक क्यूब के अंदर होता है और तुम्हें अपने पेट का यूज करते हुए अपने सामने आने वाले हर एक मॉन्स्टर को मारना होगा, और अगर तुम वहाँ पर अपेयर होने वाले सभी मॉन्स्टर को मार देते हो तो फिर तुम इस टेस्ट को पार कर जाओगे। हान जैसे उस क्यूब के अंदर एंटर करता है, तुरंत ये टेस्ट हो जाता है स्टार्ट। टेस्ट स्टार्ट होने के साथ ही हम देखते हैं एक बड़े से मॉन्स्टर की पूंछ को, और फिर इसके बाद उस मॉन्स्टर को जो कि एक खूंखार स्नेक था। इसे देखते हुए हान सोचता है, क्या एक स्नेक टाइप मॉन्स्टर। इसका सामना ली हान यानी मेन कैरेक्टर ने 3rd ईयर में किया था। इसके सामने खड़े होने के बाद ऐसा लगता है कि अगर तुम इसके पास गए तो तुम वहीं पर मारे जाओगे। फिर हान एट्रेक्स से बोलता है, एट्रेक्स डरो मत, एक बार हमें भी फाइट करनी चाहिए, मुझे यकीन है हम इसे काफी आसानी से मार सकते हैं। इसके अलावा तुमने भी काफी सारे स्लाइम ऑर्ब को खाया है, तो क्या तुम अपनी पावर को टेस्ट नहीं करना चाहते। फिर हान चिल्लाते हुए बोलता है, ठीक है जल्दी करो, सबसे पहले उसके पास जाओ। और आमतौर पर इनकी आंखें सबसे कमजोर होती हैं, इसलिए मैं अपने मैजिक से इसका ध्यान अपनी तरफ खींचता हूँ और उस मौके का यूज करते हुए तुम इसके ऊपर अटैक कर देना। यहाँ पर हान के बात को सुनने के बाद उसका पेट आगे बढ़कर पहुंच चुका था उस स्नेक के पास। फिर वो उस स्नेक के गले की तरफ आगे बढ़ते हुए यूज करता है अपने फ्लेम ब्रेथ को, और यहाँ पर उसका ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने बस अपने सिंगल हिट के अंदर ही उस स्नेक को मार डाला था। हम देखते हैं एक झटके के अंदर वो स्नेक
हैंक मरकर गिरता है सीधा जमीन पर। और यहाँ पर हान की ऐसी पावर को देखकर ना केवल स्टूडेंट बल्कि प्रोफेसर भी काफी हैरान हो चुके थे। वो अपने मन में सोचते हैं ये एक हाई टायर का मॉन्स्टर था जिससे फाइट करने के लिए थर्ड क्लास के मैच को भी काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन इस बच्चे ने तो उसे अपने एक हिट के अंदर मार डाला। मैं इस मॉन्स्टर को देखने के बाद ये एग्जाम रोकने वाला था, लेकिन मुझे लगा नहीं था ये उसे मार डालेगा। हान बोलता है कुछ टाइम लगा लेकिन मैंने उसे मार डाला, तो फिर क्या मैं पास हो जाऊंगा? प्रोफेसर बोलते हैं हान सिया 12 मिनट 36 सेकेंड। इस बात को सुनकर हान काफी हैरान हो रहा था, वहीं उसका पेट काफी खुश था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर हान और एडेला एक साथ आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हुए एडेला बोलती है हान तुम तो सच में अमेजिंग हो, तुम्हें टेमिंग के अंदर रैंक यस मिली है। स्कोर देखकर ये बात पता चलती है कि तुम टॉप पर हो। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट को देखकर ऐसा लगता है कि तुमने मेरे साथ जो ट्रेनिंग की है वो काम आई। हान बोलता हाँ बिल्कुल, मैं इसे मना नहीं कर सकता, वो सच में मेरे काफी काम आई। ये बोलकर हान सोचता है यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरा गोल था 15 प्लेस के ऊपर आना। मैं अपने ग्रेड को सिर्फ और सिर्फ एवरेज रखना चाहता था, लेकिन अब अपने ग्रेड को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं सभी के नजर में आ जाऊंगा। ओरिजिनल स्टोरी के अंदर लिहान इस समय इस मॉन्स्टर को नहीं मार पाता है, लेकिन मैंने इसे मार दिया। ये सोचकर वो धीरे से बोलता है नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता था, ये मेरी गलती नहीं। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर वो मॉन्स्टर टेस्ट के बीच में क्यों आया। हान के ऐसे रिएक्शन को देखकर एडेला सोचती है क्या ये उदास होकर अपने आप में ही बातें कर रहा है। फिर वो हान से बोलती है वैसे तुम्हारा मैथ का एग्जाम कैसा गया? हान सोचता हाँ आज मेरा मैथ का टेस्ट था। अगर मैं हर एक चीज को मिलाकर सोचूं तो शायद से मेरी रैंक ठीक होनी चाहिए। वो सभी सवाल इतने ज्यादा आसान थे कि मैंने उन्हें जानबूझकर छोड़ दिया और कुछ को गलत कर दिया। ये सोचकर हान बोलता है नहीं कुछ खास नहीं, वो ठीक ही था। एडेला बोलती है मैंने तो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। सच में वो टेस्ट बहुत ही मुश्किल था, मुझे तो वो अभी भी समझ नहीं आ रहा। हान सोचता हाँ इसने सही कहा, ये सच में मैथ के अंदर बहुत ही बुरी है। एडेला बोलती है उसमें ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए थे जिससे मैंने आज से पहले कभी भी सॉल्व नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा कि उसे यूं ही छोड़ना ज्यादा बेटर रहेगा। एडेला के बोलने के साथ हान यहाँ से जाते हुए बोलता है वेल बहुत हो गया, मैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम को लेकर बैठ नहीं सकता। अचानक से हान के ऐसे रिएक्शन को देखकर एडेला बोलती हान क्या हुआ, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अगर मैं एक भी सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट नहीं आई तो मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने प्रॉब्लम 27 द मैजिक सर्कल प्रॉब्लम को सॉल्व किया था? हान बोलता है क्या प्रॉब्लम 27? जहाँ तक मुझे याद है मैंने उसे सॉल्व किया था। इस बात को सुनकर एडेला काफी हैरान हो चुकी थी। उसके रिएक्शन को देखकर हान बोलता है क्या कुछ गलत है? एडेला बोलती है नहीं, तुमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जिसे मैं भी सॉल्व नहीं कर पाई। इस बात को सुनकर हान हैरान होते हुए सोचता है क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी साइंस का स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को काफी आसानी से सॉल्व कर सकता है, लेकिन ये इसे सॉल्व नहीं कर पाई। मैंने तो उसे पूरी तरह से सॉल्व कर दिया था। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम उन प्रोफेसर को देखते हैं जो इस एग्जाम पेपर को चेक कर रहे थे। सीलेन अपने सामने बैठे प्रोफेसर से बोलती है प्रोफेसर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा है जिसने प्रॉब्लम 27 को सॉल्व किया है। प्रोफेसर बोलते हैं ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसे तुम सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाकर सॉल्व कर सकती हो। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे कोई भी सेकंड ईयर का स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो फिर मुझे बताओ वो कौन है जिसने इसे सॉल्व किया? सेलेन बोलती है ये है हान सिया। जब मैंने उसके पेपर को चेक किया तो मुझे पता चला उसने जानबूझकर सभी क्वेश्चन को गलत किया है और पूरी एकेडमी को अपनी एबिलिटी दिखाने के लिए उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन को सही किया है जो कि पूरे क्वेश्चन पेपर का सबसे मुश्किल क्वेश्चन था। इस बात को सुनकर प्रोफेसर सोचते हैं हान सिया मुझे याद है उसने टेमिंग टेस्ट को भी टॉप किया था। वेल अब ऐसा लगता है कि मुझे उसके ऊपर नजर रखनी होगी। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग अपना रिजल्ट देखने के लिए आए थे। हान सोचता है चलो देखें आखिर क्रिक की रैंकिंग क्या है। उसे दिखाई देती है कि जो क्रिक की रैंकिंग है वो है 32। इसे देखने के बाद हान अपनी रैंकिंग को देखना स्टार्ट करता है और अपनी रैंकिंग को देखने के बाद वो काफी खुश हो रहा था क्योंकि उसकी रैंकिंग थी 11। यहीं पर हम क्रिक को भी देखते हैं जिसे हान की रैंकिंग को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो यहाँ से निकल पाता उससे पहले ही हान उसके पास आते हुए बोलता है क्रिक आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? चलो मुझे फॉलो करो क्योंकि अभी हमारा हिसाब बाकी है। फिर हम देखते हैं हान और क्रिक आमने सामने खड़े थे और पीछे से सभी लोग इनको देखकर आपस में बात करते हुए बोलते हैं क्या सच में हान जीत गया? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो बास्टर्ड सच में जीत गया। दूसरी तरफ हान क्रिक से बोल रहा था क्या तुम्हें 1 से 100 के बीच का डिफरेंस पता है कॉमनर? क्रिक बोलता हाँ ये 2 है। हान बोलता है जैसा कि मैंने तुमसे उम्मीद की थी तुम सच में उतने ही बेवकूफ हो। मेरा है 11 प्लेस और तुम्हारा है 32। क्या ये देखने के बाद भी तुम्हें खुद के ऊपर शर्म नहीं आ रही? ये बोलकर हान सोचता है सच में ये तो बिल्कुल भी नहीं बदला, मैंने बस इससे कुछ बातें कही और ये तुरंत भड़क गया। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा कोई पर्सन नहीं जो इसे कुत्ते की तरह भौंकता हुआ देखना चाहता है और अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इसका अच्छे से यूज करूंगा जो मुझे करना चाहिए। ये सोचकर हान क्रिक के
सर पर एक फिंगर फ्लिक मारता है। ये फिंगर फ्लिक का आकर क्रिक चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर ये क्या है, ये तो हमारे बेड का पार्ट नहीं था। इसके अलावा तुम ये मत सोचना कि तुम मुझे यहाँ पर भौंकने के लिए मजबूर कर सकते हो। हान बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, इसके अलावा बाद में क्लब रूम के बेसमेंट में आ जाना, हम वहीं पर बात करेंगे। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, बेसमेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर हान क्रिक से बोलता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑर्डर है। क्रिक बोलता है, मुझे ये बताओ तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों? हान बोलता है, तुम इसे एक एहसान समझो, मैंने तुम्हें पूरी स्कूल के सामने भौंकने को नहीं कहा। क्रिक बोलता है, हाँ ये ठीक है, तो फिर तुम मुझे ये बताओ तुम मुझसे करवाना क्या चाहते हो? हान बोलता है, तुम्हें कुछ भी बताने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हें पता है मेरे फादर कौन है? क्रिक बोलता है, क्या आखिर ये कैसा सवाल है, मुझे इसके बारे में अच्छे से पता है। द फाउंडर ऑफ द आइडल एम्पायर, द ब्लड काउंट, जिन्होंने डार्क मेज वार के अंदर सभी डार्क मेज को मार डाला था, हान ताइसो। ये बोलकर क्रिक सोचता है, आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम मुझे डराना चाहते हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें सच में उनके बारे में नहीं पता? उसके सोचने के साथ यान खड़ा होते हुए बोलता है, वेल मैं ये चाहता हूँ कि तुम कुछ रूमर्स फैलाओ। क्रिक बोलता है, क्या रूमर्स, आखिर किस तरह के रूमर्स? हान उसके कानों में कुछ बताता है जिसे सुनकर वो हैरान होते हुए बोल रहा था, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इसे फैलाऊं? हान बोलता, हाँ बिल्कुल, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये काम करना। हमारे एकेडमी के लोग जितना इसके बारे में जानेंगे ये उतना ही बेहतर होगा, क्या तुम समझ गए? क्रिक अपने मन में सोचता, ये लड़का क्या सच में ये पागल है? फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक पैलेस का सीन जहाँ पर कोई गेट को नॉक करते हुए बोल रहा था, माय लॉर्ड, एकेडमी के अंदर से आपके बेटे के बारे में एक न्यूज आई है। हम इस रूम के अंदर देखते हैं ब्लड काउंट हान ताइसो को, जो बोल रहे थे, अंदर आ जाओ और मुझे बताओ वो कैसा है, मेरा सबसे छोटा और पैथेटिक बेटा। बटलर उन्हें बताते हैं, ऐसा लगता है कि उनके लिए चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही। इसके बावजूद भी उन्होंने ट्यूशन फीस, डोमेट्री फीस और भी काफी सारी चीजों को अच्छे से कवर किया। क्योंकि आपने उनके लिए सभी चीजों को बंद कर दिया है तो उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं और वो भुखमरी के कगार पर जा रहे हैं। इस बात को सुनकर ब्लड काउंट बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, कुछ भी क्यों ना हो जाए वो मरेगा नहीं। इसके अलावा अगर उसने मेरे सामने फिर कभी डार्क मैजिक का नाम लिया तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि वो मेरा बेटा है, मैं उसे वहीं पर मार डालूंगा। बटलर बोलता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सच में उन्होंने अपना मन बदल लिया है। उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम के अंदर काफी अच्छे पॉइंट को हासिल किया। ब्लड काउंट बोलते हैं, ओ मुझे ऐसा लगता है कि वो लास्ट प्लेस पर नहीं आया होगा। बटलर बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं, वो 11th प्लेस पर आए हैं और हाल ही में उनका रेपुटेशन पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अगर मैं एकेडमी के अंदर फैले हुए रूमर्स के हिसाब से बताऊं तो कहा जाता है यंग मास्टर काफी काइंड, दयालु, दयादार, ईमानदार और काफी हैंडसम हैं। यहाँ पर अपने बेटे के बारे में इस तरह की बातों को सुनकर उसके फादर भी काफी हैरान हो चुके थे और इसी हैरानी के साथ हम अपना ये एपिसोड यहीं पर एंड करेंगे। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आ जाएगा, तुम्हें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। सो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।